जिस युग को हम आधुनिक काल कहते हैं, दुनिया में उसकी शुरुआत यूरोप में हुए पुनर्जागरण से हुई है। पुनर्जागरण का यह जो नाम है, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, यह आमतौर पर उस काल के लिए कहा जाता है जो लगभग 1300 ईस्वी से आरंभ हुआ और जब लोगों ने प्राचीन यूनान और रोम के ज्ञान विज्ञान में विशेष रुचि लेना शुरू किया। लेकिन रेनेसां का मतलब इससे आगे का था और इसीलिए इसमें साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि की ऐसी अनेक उपलब्धियां शामिल थी जिनका प्राचीन यूनान और रोम से कोई संबंध नहीं था। इस पुनर्जागरण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। जैसे निकेलिट ने कहा था कि पुनर्जागरण मानव द्वारा अपनी और विश्व की खोज है। सिमोंड के अनुसार यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन पद्धति को ग्रहण करने लगे थे। अर्थात पुनर्जागरण का अर्थ था फिर से जागना, ज्ञान के क्षेत्र में फिर से जागना। यानी कि यूनान और रोम ने प्राचीन युग में जो तरक्की की थी, जो विकास किया था, जो मध्य युग में आकर धुंधला हो गया था, अंधकारमय हो गया था, उस प्राचीन युग में पुनः लौटना, उसके गौरव को हासिल करना और उसके अलावा जैसा कि अभी हमने कहा और भी बहुत सारी चीज़ें साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में नई नई हुई। वे सब कुल मिलाकर उनको हम यूरोप का पुनर्जागरण कहते हैं और यहीं से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं और धीरे धीरे मध्य युगीन इतिहास का, समाज का अंत होने लगता है। तो जिसे हम पुनर्जागरण अर्थात फिर से जागना कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? उसकी कई सारी विशेषताएं हैं और वे इतनी प्रमुखता और विशिष्टता लिए हुए हैं कि उन विशेषताओं के आधार पर हम यूरोप के इतिहास को अलग होता देखते हैं मध्य युग से। इन विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वह है मानववाद, अर्थात मानवीय व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की अनंत संभावनाओं में विश्वास। अभी तक यूरोप का जो चिंतन था उसमें मानव एक तरह से गौण था। मानव की ज़रूरतें, मानव की समस्याएं, उसके विचार ये कोई मायने नहीं रखते थे। इसके बजाय व्यक्ति का मरने के बाद क्या होगा, इस सवाल पर ज़्यादा जोर था। लेकिन पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण की प्रक्रिया में जो चिंतन का स्वरूप बदला, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह व्यक्ति जो आम है, जो खास नहीं है, उस आम व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हो और उसके विकास में अनंत संभावनाएं विद्यमान है। इस बात में विश्वास करना पुनर्जागरण की हम पहली प्रमुख विशेषता कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र चिंतन। मध्य युग में व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। धर्म के दायरे में, जैसा धर्म के मठाधीश कहते थे, पोप कहते थे, बिशप कहते थे, चर्च कहता था, वैसा ही व्यक्ति को करना होता था, वैसा ही मानना होता था। उससे दीगर वो अपने विचार नहीं रख सकता था। लेकिन पुनर्जागरण की एक विशेषता यह थी कि उसने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया। स्वतंत्र चिंतन कैसा हो? ऐसा स्वतंत्र चिंतन
जिसमें विवेक की प्रधानता हो और वह धर्म के अंकुश से मुक्त हो। तो पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देकर अपनी विशेषताओं में शामिल करके एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसे मार्ग की शुरुआत की जो यूरोप को आधुनिक काल में ले जाने का निश्चय करता था। इस युग की एक अन्य विशेषता थी वैज्ञानिक भावना। वैज्ञानिक भावना का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को आप सिर्फ इसलिए नहीं माने कि उसको पहले से लोग मानते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करें कि पहले से लोग उसे करते आ रहे हैं, बल्कि चिंतन के पीछे, कर्म के पीछे वैज्ञानिक सोच हो। अर्थात हम कोई भी विचार को जब ग्रहण करें, स्वीकार करें, तो यह देखें कि उसकी भली भांति हम खोज करें, जिसे हम अन्वेषण कहते हैं। फिर जो विचार विद्यमान है उसका हम निरीक्षण करें, उसको देखें, उसको एग्जामिन करें, परीक्षण करें और खुद प्रयोग करके देखें। साइंस की यह जो पद्धति है, विज्ञान की जो ये पद्धति है, इस वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करके पुनर्जागरण ने मानवीय इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण मील का पत्थर गाड़ा जो नितांत वैज्ञानिक भावना से, तार्किक भावना से, विवेक से चीज़ों को, विचारों को, वस्तुओं को ग्रहण करने का आग्रह करता था। इसलिए वह किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त था। पुनर्जागरण की एक और विशेषता थी देशज भाषाओं का प्रयोग। हमने देखा कि किस तरह से पुनर्जागरण ने मानववाद को बढ़ावा दिया, मानव की गरिमा को स्वीकार किया, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को स्वीकार किया। इसी से जुड़ा हुआ ये एक पक्ष है कि पुनर्जागरण के ने जो जहाँ का रहने वाला है, जिसकी जो मातृभाषा है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा है, उसे स्वीकार किया। अभी तक होता यह था कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी विचार, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, अगर वह विचार यूनानी या लैटिन भाषा में अभिव्यक्त नहीं हुआ है तो वह मान्य नहीं था, स्वीकार्य नहीं था। और यूनानी और लैटिन भाषाएं वैसे ही क्लासिकल भाषाएं थी जैसे हमारे यहाँ संस्कृत रही है। इतनी क्लासिकल भाषा का किसी आम आदमी के द्वारा सीखना, समझना आसान नहीं था। लेकिन देशज भाषाओं के प्रयोग को पुनर्जागरण ने न केवल स्वीकृति दी बल्कि सम्मान दिया, बोलचाल की भाषाओं को मान्यता दी और इनमें अभिव्यक्त किए गए विचारों को स्वीकृति प्रदान करके आम आदमी के विचार को महत्व देकर एक ऐसी क्रांति के बीज बोए जो आगे चलकर लोकतंत्र जैसी प्रणालियों का आधार बनी। पुनर्जागरण की एक और विशेषता थी यथार्थ का चित्रण। मध्यकाल में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ के बजाय, यानी कि हकीकत के बजाय आदर्श स्वरूप को महत्व दिया जाता था। कोई भी बात कैसी होनी चाहिए, चाहिए पर जोर था जो आदर्श का प्रतीक था। लेकिन पुनर्जागरण ने चाहिए के स्थान पर, आदर्श के स्थान पर हकीकत को, यथार्थ को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि हमारी कला, हमारा चिंतन, हमारा आदर्श यह हो कि हम जो हैं, जो हमारी हकीकत हैं, उसको बयान करें। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिनके आधार पर पुनर्जागरण का स्वरूप निर्धारित हुआ, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ और विशेषताएं समझने के बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे
कि आखिर वे क्या परिस्थितियां थी, क्या कारक थे, क्या कारण थे जिन्होंने 13वीं शताब्दी में यूरोप में इस नई विचारधारा को जन्म दिया, एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जो 300-400 सालों तक लंबी चली और जिसने यूरोप को मध्यकाल से निकालकर आधुनिक काल में प्रवेश दिया। वस्तुतः पुनर्जागरण के भी कई कारण थे। उनमें से कुछ प्रमुख कारणों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मयुद्ध और पूर्वी देशों से यूरोप वासियों के होने वाले संपर्क की। 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जेरूसलम नाम के धर्म स्थल को लेकर, उस पर आधिपत्य को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों में लंबे युद्ध लड़े गए और इन लगभग 300 सालों तक चलने वाले युद्धों में ईसाइयों की हार हुई। इस हार ने और इन युद्धों ने कई तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। जैसे युद्ध के दौरान इन पश्चिम के देशों का, पश्चिम की संस्कृति का पूर्वी संस्कृति और उसके उदार विचारों से संपर्क हुआ। वे अरबों के संपर्क में आए और अरबी संख्यांक और कुतुबनुमा जैसे वैज्ञानिक यंत्रों की उन्हें जानकारी मिली। इन युद्धों के दौरान ही नवीन मार्गों की खोज की और इन नवीन मार्गों की खोज करने वाले साहसिकों ने पूर्वी देशों की यात्राओं के वृत्तांत लिखे, जिन्हें पढ़कर पश्चिमी लोगों की चिंतन शक्ति जागी। और महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इन युद्धों में पोप के हार जाने से उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात लगा और जो लोग पोप के वाक्य को, पोप के उपदेश को, पोप की दी हुई व्यवस्था को अंतिम व्यवस्था समझते थे, उनके दिमाग में प्रश्न खड़े होने लगे और इसने यूरोप में धर्म के बंधनों को ढीला करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए जेई स्वेन जैसे विद्वान ने कहा है कि धर्म युद्ध के धार्मिक परिणाम उतने प्रभावशाली साबित नहीं हुए जितने उसके बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम थे। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख कारण आता है वह है आर्थिक परिवर्तन। पुनर्जागरण से पहले सामंतवादी व्यवस्था का पतन होने लगा था और यूरोप में जो बदलाव शुरू हुए थे उनके परिणाम स्वरूप सामंतवादी अर्थव्यवस्था भी पतन की ओर अग्रसर हुई थी और व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा था। व्यापार वाणिज्य के विकास ने अपनी प्रकृति के अनुकूल ज्ञान और विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। नगरों का विकास हुआ। इन नगरों के विकास ने अपने आप ही सामंती बंधनों को ढीला किया। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा आधारित अर्थतंत्र विकसित होने लगा, जिसने सामंतवाद पर फिर चोट की और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नए नए नगर बसे, उनमें विदेशी व्यापारी आने जाने लगे। उनका संपर्क अरबों से हुआ, मंगोलों की प्राचीन संस्कृति से हुआ और यूनानी ज्ञान और पूर्वी ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान ने आर्थिक परिवर्तन के तौर पर पुनर्जागरण के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार की। 13वीं शताब्दी में ही मंगोल में जो कुबलाई खां का विशाल मंगोल साम्राज्य था, वह अपने दरबार में कुबलाई खां एशिया और यूरोप के विद्वानों को बड़े पैमाने पर आश्रय देता था। बल्कि हम यूँ कहें कि उसकी नीति के कारण मंगोल दरबार पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का संगम बन गया था। ऐसी स्थिति में वैचारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होना स्वाभाविक था। मार्को पोलो जैसा यात्री वेनिस से आकर लंबे समय तक कुबलाई खां के दरबार में रहा। उसके यात्रा वृत्तांतों ने पूरे यूरोप में एक नए बदलाव को
जन्म दिया। मंगोलों से संपर्क के परिणाम स्वरूप कागज़, छापाखाना, बारूद, कुतुबनुमा जैसा जो अरबों का ज्ञान था वह ज्ञान यूरोप में पहुंचा, जिसने उनकी जड़ता को तोड़ा और उनमें एक नई चेतना को जन्म दिया। धार्मिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, वह थी स्कॉलिस्टिक विचारधारा और तर्क बुद्धिवाद। ये जो स्कॉलिस्टिक विचारधारा है, यह मध्यकालीन यूरोप की एक ऐसी विचारधारा थी जो ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि के प्रयोग पर जोर देती थी। और यह विचारधारा अरस्तु के तर्क और संत ऑगस्टाइन के तत्व ज्ञान के आधार पर ईसाई सिद्धांतों की व्याख्या करती थी। परिणाम स्वरूप इस विचारधारा का जब प्रभाव बढ़ा, इसका असर हुआ, तो जो अंधविश्वासों और वर्चस्व पर आधारित चर्च की नीति थी उसको चुनौती मिली और तर्क बुद्धिवाद को बढ़ावा मिला, जो पुनर्जागरण की ओर यूरोप को ले जाता था। चीनियों का कागज और छापेखाने के आविष्कार ने भी यूरोप में पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। अरबों के माध्यम से कागज और छापेखाने की तकनीक जब यूरोप में पहुंची तो इसने हस्तलिखित पुस्तकों की जगह छपी हुई पुस्तकों का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप पुस्तकों में जो ज्ञान था वह ज्ञान जन सुलभ हो गया, सामान्य आदमी तक पहुंचा, जिससे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। एक और पुनर्जागरण का जो कारण है, जिसे आप शुरू से ही पढ़ते आए होंगे, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया 1453 ईस्वी में, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उस पर जब तुर्कों ने अधिकार किया तो तुर्कों की लूट से घबराकर यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों सहित पुनः यूरोप में लौट गए, जिससे वहाँ पुनः ज्ञान का प्रसार हुआ। और दूसरा, पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्गों पर तुर्कों ने अधिकार करके यूरोपियों को वहाँ से जाने आने की मनाही कर दी। परिणाम स्वरूप यूरोपियों को अब पूरब से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप इन खोजों से भी पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया, बल दिया और दुनिया एक नए ज़माने की दहलीज पर खड़ी हुई।